Hello everyone, welcome back to Ganesh Shala YouTube channel. Myself Babbi Rajput. So in this video, we are going to solve the exercise question for the chapter Structure of Atom. And this is the part 1. Part 2 आपको जल्दी मिल जाएगा. So starting from the question number 1, they are asking the compare the properties of electron, proton and neutron. So ये क्या होते हैं? इन तीनों को हम क्या कहते हैं? These are the subatomic particles, है ना. हमारा एक एटम होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? ये हमारा एटम है ना. सो इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाएगा. न्यूक्लियस में आपके क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, और उसके अराउंड एक शेल होती है, या जिसको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है. सो सिंस ये हमारा क्या है? पूरा एक एटम है, और एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं. वन इज योर इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिवली चार्ज, सेकेंड इज अ प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड थर्ड इज अ न्यूट्रॉन विच हैज नो चार्ज. तो उसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल देते हैं. ठीक है. तो इनकी प्रॉपर्टीज आपको कंपेयर करनी है. सो इसके ऊपर वीडियो भी है. अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको लेक्चर 1 मिलेगा, जो इंट्रोडक्शन है उसी में मैंने आपको बताया. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया है. ठीक है. सो हमें प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी. सबसे पहले हमने इसमें डिस्कवरी भी लिख लिया है. डिस्कवरी खैर प्रॉपर्टी में नहीं आती, बट आप याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. सो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ई गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की, एंड जेम्स चार्ल्स ने की थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी. ठीक है. यहाँ से शुरू होती हैं आपकी प्रॉपर्टीज. ठीक है. ये 4 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है. डिस्कवरी आप हटा देना जब प्रॉपर्टीज का पूछा जाए. ठीक है. सो इस पे हमने बोला था ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन देखो ई माइनस लिखा हुआ है, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज होता है. ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इस पे रिलेटिव चार्ज होता है -1. प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज. पी प्लस लिखा हुआ है ना, तो इस पे क्या होगा? रिलेटिव चार्ज +1. एंड इन पे N0 लिखा हुआ है, मतलब दे हैव नो चार्ज, दे हैव जीरो चार्ज, है ना. एब्सोल्यूट चार्ज मतलब वैल्यू क्या होती है? देखो कूलम, यहाँ पे C लिखा है, उसका मतलब है COULOMB, कूलम. कूलम नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ना इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर डिस्कवरी की थी. तो उनके देखो SI यूनिट जो होती है ना, जैसे न्यूटन ने क्या किया था? फोर्स की डिस्कवरी की थी. पास्कल ने प्रेशर से रिलेटेड चीजें बताई थी, और जूल ने वर्क डन से रिलेटेड या एनर्जी से रिलेटेड चीजें बताई थी. तो उनके उनके नाम पे हम क्या करते हैं? SI यूनिट रख देते हैं. तो वैसे ही चार्जेस के ऊपर जो डिस्कवरी की थी वो आपके कूलम नाम के साइंटिस्ट ने की थी. तो हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं चार्जेस को, है ना. सो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली. तो यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है. ठीक है. नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है. और जितना हमने यहाँ पे क्या लिखा है? नेगेटिव 1 लिखा है इलेक्ट्रॉन, एंड पॉजिटिव 1 लिखा है प्रोटॉन. तो जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, उतना ही प्रोटॉन पे भी एब्सोल्यूट चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस लग जाएगा, इसका ध्यान रखना आप. ठीक है. प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज योर प्रोटॉन का एब्सोल्यूट चार्ज, एंड न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज 0 था, तो एब्सोल्यूट चार्ज भी 0 है, मतलब इट हैज नो चार्ज ओवर इट. ओके. सो ये 2 प्रॉपर्टीज होंगी हमारी. तीसरा, मास इंपॉर्टेंट है. मास आपका इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻30. आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो जो मैं बोल रही हूँ वो आप लिख लो. 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs, है ना. ये इलेक्ट्रॉन का है. प्रोटॉन का कहाँ लिखूं मैं? यहाँ पे लिख देती हूँ. प्रोटॉन का होता है 1.6. अच्छा, पूरा आपको मास लिखना है तो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kgs होता है. ठीक है. kgs में. एंड न्यूट्रॉन का होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kgs. ठीक है. तो ये होता है. अब इसमें एक और चीज हो जाती है कि जो आप ये पॉइंट ऐड भी कर सकते हो प्रॉपर्टीज में, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसमें देखो 10⁻⁻31 है, मतलब ये काफी छोटा नंबर हो गया ना, पावर माइनस में चल रही है. और ये अप्रोक्स सेम ही होते हैं, बट यहाँ पे 3 का डिफरेंस है और यहाँ पे 5 का डिफरेंस है ना. तो जो सबसे हल्का पार्टिकल होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसमें 10⁻⁻31 है, इनमें -27 है. और माइनस में हम क्या करते हैं? माइनस में अगर 10⁻⁻31 लिखा हुआ तो ये छोटा नंबर बन जाएगा, है ना. ये मैथ्स यहाँ पे लग गई है. तो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है. इसका वजन ना के बराबर होता है. और सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल कोई पूछे तो वो होगा न्यूट्रॉन. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे 5 लगा हुआ है, यहाँ पे 3 लगा हुआ है. हालांकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में ज्यादा फर्क नहीं होता, बट स्टिल सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल कौन सा हो जाएगा? हमारा न्यूट्रॉन. इसको आप ऐड कर सकते हो, है ना. इसीलिए वीडियो का ये एक एडवांटेज रहता है कि मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देती हूँ. ठीक है. तो वीडियो देखना जरूरी होता है.
ठीक है, सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, योर इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल वाइल न्यूट्रॉन क्या होता है, हेवीएस्ट होता है। अगर हम पोजीशन की बात करें तो अभी मैंने बताया था ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इसको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं ना। उसके अराउंड शेल्स होती है एनर्जी लेवल, वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये दोनों इनसाइड द न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जो जे थॉमसन ने अपना एटम का मॉडल दिया था, काफी साइंटिस्ट ने दिया था, तो क्या लिमिटेशंस रह गई थी इनके मॉडल की। जे थॉमसन ने क्या डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी की थी, है ना। सो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स ऑन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। मतलब इनका जो मॉडल था, उन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करता है। इनके बीच में वैसे एक फोर्स लगती है, वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो क्या करती है, इन दोनों को बांध के रखती है। ठीक है, अगर ये फोर्स ना लगे तो इलेक्ट्रॉन कहीं और आपको मिलेगा, प्रोटॉन न्यूक्लियस से निकल के, और न्यूट्रॉन कहीं और घूम रहे होंगे, है ना। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनको बांध के रखती है। एंड जे थॉमसन, उस टाइम का जो टाइम था, मतलब जब जे थॉमसन का टाइम था, तब साइंस वाज नॉट डिस्कवर्ड दैट मच। ठीक है, तो उन्होंने हालांकि बहुत बड़ी चीज दी थी, एक एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करके, राइट, स्टिल ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे हमारी बुद्धि का भी विकास होता है। सो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से होल्ड किए हुए हैं। इट ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी को बताना, मतलब ये एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एंड द थियरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस। उस टाइम न्यूक्लियस के बारे में भी कुछ नहीं बताया था, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने, है ना। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी की थी, ये भी बताया था कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसकी पोजीशन भी बताई थी कि भाई वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। तो ये भी मैंने वीडियो बना रखा है, इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, राइट। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। सबसे पहले तो वो ये नहीं बता पाए थे कि पॉजिटिव चार्ज जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से होल्ड किए होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। एंड तीसरी चीज उन्होंने क्या नहीं बता पाई थी, न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। ठीक है, नेक्स्ट ये स्लाइड भी आपके वीडियो की ही है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड ने देखो दो चीजें की थी, एक तो इन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। एक तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी दिया था, ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करना। अच्छा, दो चीजें अलग है ना, ये केमिस्ट्री वाला न्यूक्लियस अलग होता है, एटम का न्यूक्लियस, और एक आपको मिलेगा बायो में, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है ना। तो उसकी डिस्कवरी की थी किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने, जो बायोलॉजी में हमारा सेल होता है ना। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, एटम इज डिफरेंट, दैट सेल इज डिफरेंट। तो अगर साइंस में कोई पूछे, बायो में पूछे, तो वहां जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो होता है सेल, सेल वाला न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कवरी की थी एटम के न्यूक्लियस की, वो थी रदरफोर्ड ने, है ना। ठीक है, तो इन्होंने मॉडल भी दिया था साथ में। तो उनके ड्रॉबैक्स क्या थे, सबसे पहले ही डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी तो ये भी नहीं डिफाइन कर पाए थे। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इफ द चार्ज पार्टिकल अंडरगो एक्सेलरेटेड मोशन देन इट मस्ट लूज एनर्जी एंड टाइम कम व्हेन। अच्छा, अब देखो इसको ध्यान से समझना, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या होंगे, हमारे प्रोटॉन्स होंगे प्लस न्यूट्रॉन्स होंगे, है ना। और इसके अराउंड हमारी एनर्जी लेवल है या शेल है, इसमें क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस इन अ सर्टेन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल्स, है ना। तो आप खुद ही सोचो, इसको ना आप अपने से रिलेट करके देखो कि आप हो ना एक सर्कल में घूम रहे हो, घूम रहे हो, घूम रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है, 1 घंटे तक घूमते रहे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एग्जॉस्ट होके क्या होगे, गिर जाओगे, आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी। सिमिलरली रदरफोर्ड मॉडल जो दिया था, ठीक है, उन्होंने बोला था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, है ना, ये इन्होंने बोल दिया। बट साइंटिस्ट ने, जब बाकी साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया कि भाई आप सही बोल रहे हो, बट हमें ये एक्सप्लेन कर दो कि अगर ये एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो तो अपनी एनर्जी लूज करेंगे, जैसे आप अपनी एनर्जी लूज करते हो वैसे वो भी एनर्जी लूज करेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई वो इलेक्ट्रॉन मान लो इस ऑर्बिट में घूम रहा है अभी, है ना, और ये हमारा न्यूक्लियस है,
तो ये घूमते घूमते धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा, फिर ये अंदर आ जाएगा, ऐसे करके फिर एक और बार अंदर आ जाएगा, ऐसे करके तो धीरे धीरे करके न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर चले गए तो शेल्स भी नहीं रहेंगे और एक एटम की आइडेंटिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये बात ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड की स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे मेंटेन रहेगी, एटम है उसकी आइडेंटिटी कैसे मेंटेन रहेगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी न्यूक्लियस तो धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, हाउ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार, ठीक है। और अगर उसने अपनी एनर्जी लूज कर दी तो एक टाइम आएगा कि वो, आई एम सॉरी, वो न्यूक्लियस के अंदर जंप कर जाएगा एंड द आइडेंटिटी ऑफ द एटम विल बी डिस्ट्रॉयड। इसको ये नहीं बता पाए थे, ठीक है। ऑल राइट, डिस्क्राइब द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर जो मॉडल दिया था इन्होंने, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, तो क्या मॉडल था वो बताना है आपको, मॉडल्स भी पूछे गए हैं, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन कुड रिवॉल्व, सबसे पहले तो इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में बता दिया था, ठीक है। आप इस स्लाइड को अगर ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो यू कैन जस्ट स्किप इट, ओके। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे हमने बात की थी अभी रदरफोर्ड की, कि रदरफोर्ड की गलती कहाँ रह गई थी, वो सिर्फ इतना नहीं बता पाए थे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट में मूव करता है तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा और एक टाइम आएगा वो न्यूक्लियस में जंप कर जाएगा, है ना। ठीक है, अगर वो न्यूक्लियस में जंप कर गया तो उसकी जो एटम की आइडेंटिटी होगी वो खत्म हो जाएगी, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो बोहर ने आके वो जो स्टेबिलिटी वाला फिनोमिना स्टार्टिंग से चलता आ रहा था, हमारे थॉमसन मॉडल के स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा था, उसको ना थॉमसन उसको बता पाए थे, ना ही तो रदरफोर्ड बता पाए थे, उसको बोहर ने बताया था। उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बहुत ही ज्यादा लाइटेस्ट पार्टिकल होते हैं, इनका मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, है ना, राइट। तो ये ना बहुत ही लाइट पार्टिकल होते हैं, बहुत ही कम वजन होता है इनका, है ना, हमने अभी पढ़ा भी था जब हम प्रॉपर्टीज कंपेयर कर रहे थे। तो ये जो एनर्जी लूज करते हैं ना वो नेग्लिजिबल होती है, तो हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, अज्यूम किया था ये सिंस इतने छोटे पार्टिकल हैं और अगर ये एनर्जी लूज करेंगे तो एनर्जी भी बहुत ही कम लूज करेंगे, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई इसको स्किप कर दो, इसको हम नहीं मानते हैं कि वो कुछ एनर्जी लूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, इनका मास बहुत कम है, तो इनके द्वारा रिलीज की हुई एनर्जी भी बहुत ही कम होगी, तो उस चीज को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं और ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने मोशन के दौरान कोई भी एनर्जी लूज नहीं करता है। इसी वजह से वो एक प्रॉपर ऑर्बिट में मूव करता रहता है अराउंड दी न्यूक्लियस। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। When an electron is revolving in a particular orbit or a particular energy around the nucleus, the electron do not lose any energy even if it has accelerated motion. Why? The reason is only one, that the mass of the electron is very less, and that is why हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि वो कोई एनर्जी लूज नहीं करता है, ठीक है। आप इस पॉइंट को कट कर सकते हो, इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसको ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले पॉस्टुलेट्स, पॉस्टुलेट्स क्या होते हैं, जैसे हम कोई थ्योरी देते हैं ना तो उसमें एक स्टेटमेंट वगैरह देते हैं तो उनको पॉस्टुलेट्स बोलते हैं, है ना। एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, इन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, and proton and neutron are located inside the nucleus at the center of the atom. Due to presence of proton, nucleus is positively charged. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं जब उसमें प्रोटॉन भी पाए जा रहे हैं और न्यूट्रॉन भी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज का प्रभाव रहा ही नहीं, जो भी चार्ज आ रहा है न्यूक्लियस पे वो किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, इसलिए प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, आप लिख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जिनको हम एनर्जी लेवल या शेल्स भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है। एंड देयर इज अ लिमिट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू विच एनर्जी लेवल और शेल कैन हेल्ड। मतलब ये है कि जैसे ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या होती है बच्चे, या तो इसको शेल्स बोलते हैं, एनर्जी लेवल, या ऑर्बिट बोलते हैं ना, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमारी शेल है, ये न्यूक्लियस की, जो न्यूक्लियस के जस्ट बाद जो शेल है इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल या फर्स्ट शेल। मैं फर्स्ट एनर्जी लेवल लिख दे रही हूँ, EL मतलब एनर्जी लेवल। ये जो सेकंड वाली है वो है सेकंड एनर्जी लेवल, इनके नाम भी होते हैं अल्फाबेट में, एंड ये हो जाएगी हमारी थर्ड एनर्जी लेवल, है ना। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे ना वो फिक्स्ड होते हैं कि हमारी फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने पाए जाएंगे, सेकंड में कितने पाए जाएंगे, थर्ड में। तो पहले में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं,
दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे में 18 और चौथे में 32 होते हैं। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखो मैं फॉर्मूला भी यहीं बता देती हूँ, हालांकि आपको ये वीडियो देखना चाहिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला होता है 2n²। 2n² क्या बताता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जहां पे n क्या होता है? नंबर ऑफ शेल की बात होती है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल बोलते हैं। जैसे कि k शेल के लिए क्या होता है? n1 होता है, n इज इक्वल टू 1 फॉर k, ठीक है। तो अगर आप n की जगह 1 रख दोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 इज 2। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन k शेल में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर आप n2 मान लो, जो कि आपकी वैल्यू होती है l शेल की, ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? आप n की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है, राइट। हालांकि वीडियो अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वहां पे बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन की गई है सारी चीजें, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ईच एनर्जी लेवल और शेल हैव द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। शेल नियर द न्यूक्लियस हैज मिनिमम एनर्जी वाइल द शेल, अच्छा ठीक है, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे मान लो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने 2 लिख दिए, यहाँ पे 8 आ सकते हैं, बट मैंने मान लो 4 लिख दिए, ठीक है। अच्छा 8 से ज्यादा मत भर देना, 8 से कम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होंगे एल शेल में। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो एनर्जी होती है ना फिक्स्ड होती है, मतलब अगर मैं इस शेल की एनर्जी की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ इसके पास एनर्जी है, इस शेल के पास, जो हमारी के शेल है इसके पास है ए जूल्स ऑफ एनर्जी मान लो, ठीक है। और हमारी जो ये सेकेंड वाली जो शेल है के बाद एल शेल में मान लो हमारी बी जूल्स ऑफ एनर्जी, तो ये फिक्स्ड है, मतलब ए शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबकी एनर्जी कितनी होगी? ए जूल्स, ठीक है। और जो हमारी एल शेल है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबकी एनर्जी कितनी होगी? बी जूल्स होगी, ठीक है। और याद रखना जो शेल्स न्यूक्लियस के जितने पास होती हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? उतनी ही कम होती है, उनके पास मिनिमम एनर्जी होती है। और जो शेल्स न्यूक्लियस के जितने दूर होती है उनके पास एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कंपैरिजन में कि ए और बी जो एनर्जीज हैं उनमें से किस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे बी की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बी क्या है? न्यूक्लियस से दूर, और जैसे न्यूक्लियस से दूर हम बढ़ते हैं तो एनर्जी बढ़ती है। न्यूक्लियस के पास जितनी शेल होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। And there is no change in the energy of electron as long as it revolves in the same shell, atom remains stable। मतलब यही है, इसका भी यही मतलब है कि जिस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसकी एनर्जी वही रहेगी। मतलब अगर इस शेल में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी है? ए जूल। और जिस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो उसकी एनर्जी बी जूल है, मतलब फिक्स्ड होती है, ठीक है। Alright, now the question number 5 we have, compare all the proposed models of atom given in the chapter। सारे मॉडल्स को आपको कंपेयर करना है। तो 3 ही मॉडल थे, जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोहस मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, इनके हिसाब से क्या था? जे थॉमसन मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं ना। तो इन्होंने बताया था पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से बना होता है, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। एंड रदरफोर्ड ने क्या बताया था? देयर इज एन पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी की थी और उसी के रेफरेंस में इन्होंने एटम का मॉडल भी दिया था कि आपके सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है एंड नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन अ न्यूक्लियस। और एटम का जो भी मास होता है वो न्यूक्लियस की वजह से होता है। आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप प्लीज वो एटम मॉडल वाली मेरी वीडियो इसको प्लीज देखिए जाके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। Bohr's model of an atom, only certain special orbits known as discrete orbits of an electron are allowed inside the atom, ठीक है। Next is negative and positive charges are equal in magnitude। ये बात तो सबने ही बोली थी। So the atom is whole electrically neutral। There is a very large empty space between nucleus and electron and while revolving in a discrete orbit in the electron do not radiate energy, ठीक है, ये stability वाली बात होगी। Next is it could not, ये हम बता रहे हैं drawbacks। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन्होंने ये भी नहीं बता पाया था। स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाई थी। स्टेबिलिटी इन्होंने भी नहीं बता पाई थी बिकॉज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल लूज द एनर्जी एंड अल्टीमेटली फॉल्स इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड दिस मॉडल हैज ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बाय डिफाइनिंग द एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एंड ये आप ईयर यहाँ पे ना लिखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ईयर में ना कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। किसी बुक में कुछ लिखा होता है, क्योंकि क्या होता है ना, साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करते हैं या थ्योरी देते हैं तो वो ईयर थोड़ा डिफर कर जाता है। मान लो किसी साइंटिस्ट ने 5 साल में एक थ्योरी दे पाई, तो स्टार्टिंग ईयर उसका कुछ अलग होगा और एंडिंग ईयर कुछ अलग होगा। तो कुछ लोग स्टार्टिंग ईयर को मेंशन कर देते, कुछ लोग एंडिंग ईयर को, ठीक है। तो ईयर आप ना ही लिखो तो बेहतर है, ठीक है। तो ये जे थॉमसन ने दिया था
और ये आंसर रदरफोर्ड ने दिया था एंड दिस वाज प्रपोज्ड बाय नील बोहर. Alright. Question number 6. Summarize the rules for writing the distribution of electron in various shell of the first 18 element. मतलब पहले 18 एलिमेंट में हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, उनके रूल्स क्या होते हैं. So first is maximum number of electron can be accommodated in a particular shell given by. ये बताया था ना मैंने, 2n स्क्वायर हम लेते हैं. 2n स्क्वायर क्या बताता है कि यह हम ऐसा बोल सकते हैं. चलो एक लिख देती हूँ. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना. इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. जैसे k के लिए n की वैल्यू होती है 1. ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन. मतलब जो हमारी पहली शेल होती है k शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम. एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे कभी k शेल में. वैसे एल शेल में n की वैल्यू 2 होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 0 to 8 हो सकते हैं. मतलब नहीं भी हो सकते हैं एल शेल में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 भी हो सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा कभी नहीं बढ़ेंगे एल शेल में. वैसे ही एम शेल में 18 होते हैं और हमारी जो लास्ट है एन शेल उसमें 32 होते हैं. ठीक है. Rule number 2, the outermost shell of an atom cannot accommodate more than 8 electron even if had capacity to. अच्छा, ये वाला थोड़ा आप समझ लीजिए इसको, ये वीडियो में भी नहीं क्लियर है ये चीज, थोड़ी सी यहाँ समझ लीजिए आप. जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ. लेट्स से या जिंक का हम एग्जांपल लेते हैं. आप एग्जांपल देख लो, याद मत करना. जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30. ठीक है, 30. तो K L M N. ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, K में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2. L में कितने होते हैं, 8. ठीक है, और M में कितने होते हैं, हमने बताया था 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना. और N में कितने होते हैं, 32. लेकिन हम क्या करते हैं, पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, पहले 8 भरेंगे. ठीक है, अब इसमें भी हम क्या कर देंगे, इसमें भी हम 8 ही भर देंगे. ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें, 2 प्लस 8 सॉरी 10 हो गए, प्लस 8 18. ठीक है, और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 8 इज 26, है ना. मतलब अभी मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स और भरने हैं. तो अब हम क्या करेंगे, एम शेल में वापस आएंगे और यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे. इस तरीके से फिलिंग करते हैं. ये थोड़ी हायर लेवल की बातें हैं, इसलिए मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड किया था तब भी नहीं बताया था, बट आई थिंक कि बता देना चाहिए आपको क्या मतलब है इसका. कि ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते. पहले हम 8 भरेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे इस पे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है एम की, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर सकता है, 18. ठीक है, तो पहले हमें सिंगल सब 8 करके भर देना, मतलब 2 8 8 करके. फिर अगर आते हैं बाद में इलेक्ट्रॉन्स तो हम वापस से इस तरीके से फिल करेंगे. हालांकि आपके बुक में, मतलब आपकी 9th क्लास में ऐसा कोई केस नहीं अभी, आपको तो सिर्फ 1 to 20 भरना है. बट यू शुड रिमेम्बर दिस थिंग कि ऐसी चीजें होती हैं. इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई न्यू शेल अनलेस all the inner shells are completely filled with electron. मान लो हमारे पास कैल्शियम 20 का एग्जांपल है. ठीक है, तो KLMN है ना, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 2 8 8 2. तो हम इस तरीके से भरेंगे, पहले K भरेंगे, फिर L, फिर M, फिर M. ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई न्यू शेल, कोई नई शेल नहीं ऑक्यूपाई कर लेगा जब तक इस वाली शेल में, मतलब उसकी पहली वाली शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन ना भर जाए. इस तरीके से हमें चलना है. जब तक L में 8 इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक हम M में मूव नहीं करेंगे. जब तक M में 8 इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक हम N में मूव नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये मतलब है. So question number 7, we have defined valency by taking examples of silicon and oxygen. बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी का वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, so आप देख सकते हो उसको. एंड फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये भी मैंने बता दिया है. ठीक है, so वैलेंसी क्या होते हैं, आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, यहाँ से वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट आप चाहो तो यहाँ से भी मैं रीड यहाँ से कर देती हूँ. So the electron present in the outermost shell of an atom is known as valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कैल्शियम का. ठीक है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो KLMN. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, 2 8 8 2. तो ये जो N है ना, वो इस टाइम एक्ट करेगी एज अ आउटरमोस्ट शेल. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम. वैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से ऑक्सीजन लेते हैं. ठीक है, 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, सो KLMN. कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, 2 6. तो इस टाइम हमारी L क्या है, आउटर मोस्ट, मतलब सबसे बाहरी शेल. और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम. ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन्स है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैलेंसी ऑफ एन एटम डिसाइड करते हैं. नोबल गैस और इनर्ट गैस होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन में नहीं पार्ट करते क्योंकि वो स्टेबल होते हैं. ठीक है,
बट इसमें से भी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, जिनॉन आपको हायर क्लासेस में देखने को मिल जाएगा कि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन जैसे कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग कर लेता है ना। कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ऑलराइट, तो यहाँ पे हम आते हैं वैलेंसी ऑफ एटम, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। द कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंसी क्यों जरूरी है, क्यों हम वैलेंसी को पढ़ते हैं, ताकि अच्छा वैलेंसी आपने ये देखा होगा जब आप केमिकल फॉर्मूला वाला वीडियो देख रहे होगे तो आपने देखा होगा वैलेंसी का यूज करते हैं, और वैलेंसी का यूज करके हम क्या करते हैं, केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। तो वैलेंसी का क्या जरूरत है, ताकि हम केमिकल बॉन्ड्स बना सकें, हम नहीं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो केमिकल बॉन्ड्स बना सकें, ठीक है। सो वैलेंसी ऑफ एन एटम इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट्स नॉट ऑलवेज सेम। इस लाइन को चाहो तो आप कट भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है हमेशा कि वैलेंसी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है, कुछ केसेस में होती है ये, बेसिकली मेटल्स के केसेस में होती है ये, ठीक है। सो ये है हमारा, ठीक है। और एग्जांपल उन्होंने पूछा था वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन, तो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। अब ये कैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आपको प्रीवियस वीडियो देखने होंगे वैलेंसी के बारे में। एंड वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन आपकी -2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स बताने हैं, और आपको आइसोटोप्स के 2 यूजेस भी बताने हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in an atom is known as atomic number of the element, it is denoted by Z। जैसे मैं लिखती हूँ कैल्शियम 20, तो जो 20 मैंने लिखा है ये क्या हो जाता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, है ना। ऑल राइट, सो Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट। कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर, मतलब उसमें 20 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का 8 है, मतलब इसमें 8 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है ना। एटॉमिक नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट नो टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जब आप 10th क्लास में आओगे ना, आपकी केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, वहां पे इसका बड़ा यूज है। क्या मतलब है, बोलते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर है वो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है एटम की, मतलब ये है जैसे कि मेरा नाम है बबली, तो ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई मेरे नाम से मैं जानी जाती हूँ, है ना, राइट। मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ या साइंस की टीचर हूँ, तो ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक है ना। सो वैसे ही ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर अगर 8 है, या मैं ऐसे बोलती हूँ कि एटम है उसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मतलब मैं कैल्शियम की बात कर रही हूँ, है ना। अगर मैं बोलती हूँ किसी एटम का एटॉमिक नंबर 6 है, तो मैं किसकी बात करती हूँ, कार्बन की बात। मतलब ये है कि हम अगर सिर्फ इतना लिख दूं ना, मैं अगर आपको 1 to 20 याद है एटॉमिक नंबर, जो कि आपको याद करने थे, आई होप आपने याद कर लिए होंगे अब तक, तो अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ये है, तो आप उस एलिमेंट के बारे में जान सकते हो, है ना, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये हमेशा याद रखना, कभी भी दो एलिमेंट्स का, डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मैं अगर 20 बोल रही हूँ तो इसमें कैल्शियम भी आ रहा है और अर्गन भी आ रहा है, नहीं ना। अर्गन का कितना 18 है एटॉमिक नंबर, और कैल्शियम का कितना 20। so the atomic number are what, they are the characteristic of an element, no two element can have the same atomic number, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज नो इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये भी ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर तो था, लेकिन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो सकता है, कब, जब एक न्यूट्रल एटम की बात करते हैं। भाई न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल एटम मतलब ऐसा एटम जिसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तभी तो वो न्यूट्रल होगा, मतलब उस पर चार्ज क्या है, 0 है। मान लो 8 अगर प्रोटॉन है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन 8 से 9 हो जाए, तो वो न्यूट्रल ना रह के वो आयन बन जाएगा, है ना। सो एक न्यूट्रल एटम में क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर भी होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होते हैं। सो ये लिखा है Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है। एन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं कि दो एटम है वो केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं और उनका एटॉमिक नंबर जब कंपाउंड बना तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। सो आप एटॉमिक नंबर के बारे में इतनी चीजें लिख सकते हो, चाहो तो ये याद भी कर लेना, ये याद करना है एक्चुअली आपको, लेकिन आप चाहो तो इस क्वेश्चन में लिख सकते हो, क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा बन जाएगा। लेकिन नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट है हमारा मास नंबर। तो मास नंबर मतलब होता है एटॉमिक मास, इसको हम A से डिनोट करते हैं। किसी भी एटम का मास नंबर क्या होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, वो उसका मास नंबर होता है।
एंड जैसे मास नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन पाया जाता है एंड 0 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1। कैल्शियम में मास नंबर 40 होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स पाए जाते हैं 20 और न्यूट्रॉन भी 20 पाए जाते हैं, ठीक है। तो 20 + 20 कितना हो गया 40, जो कि क्या हो गया उसका मास नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और अगर न्यूट्रल एटम की बात करें तो हमें पता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन सकता है ना, राइट। यहाँ से क्या फॉर्मूला बन सकता है, ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये है मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एक और फॉर्मूला बन सकता है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, ये वाला यूनिवर्सल फॉर्मूला जो सेकंड लिखा है मैंने, ये वाला तभी है जब आपका एटम क्या है न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है ना। तो इसको हम किसी भी एटम को हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं, मान लो ये हमारा एक्स एटम है, तो यहाँ पे आपका क्या लिखा रहेगा एटॉमिक नंबर, और मास नंबर हम यहाँ भी लिख सकते हैं बट जनरली हम यही लिख देते हैं, बट चलो हम यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट इज हमारा आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं, याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था, यहाँ पे पी आ रहा है, पी का मतलब क्या होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर मतलब जेड के बराबर। आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिसमें क्या होता है एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उसका मास नंबर डिफरेंट होगा, तो उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप्स आर सीन ड्यू टू नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों आइसोटोप्स बनते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफर करते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं 1735 और 1737, ठीक है। तो प्रोटॉन्स तो बराबर ही होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर होंगे, डिफरेंस किस में आएगा न्यूट्रॉन्स में, है ना। यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे इसके 2 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के 3 है, हाइड्रोजन के इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको, प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ये भी याद रखना, प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम में 1 होता है न्यूट्रॉन एंड ट्राइटियम में 2 होते हैं, ठीक है। वैसे आइसोबार्स को याद करने का तरीका क्या है, आइसो मतलब सेम। आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वीडियो प्रेजेंट है, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। और ए क्या होता है, एक इसका सिंबल होता है मास नंबर का, है ना। तो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर, मतलब इस बार इनका एटॉमिक मास सेम है लेकिन इनमें क्या है, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है ना। तो इसमें एग्जांपल बेस्ट में आपके 1 to 20 की अगर मैं बात करूं तो एक ही एग्जांपल आता है 1 to 20 में, अर्गन और कैल्शियम। अर्गन और कैल्शियम में प्रोटॉन्स अलग होंगे, अर्गन का 18 होता है और कैल्शियम में 20 होते हैं, और न्यूट्रॉन्स इसमें 22 होते हैं, इसमें 20 होते हैं, मास नंबर दोनों का सेम होता है, ठीक है। और यूजेस आइसोटोप्स के, आइसोटोप्स यूरेनियम, सॉरी आइसोटोप ऑफ एन यूरेनियम एक्ट एज एन फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आपको पता होगा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है हमारा यूरेनियम, ठीक है, एंड ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है। यूरेनियम के भी काफी आइसोटोप्स होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट यूज, कोबाल्ट का आइसोटोप होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज। इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर द होल बॉडी स्कैन, मतलब पूरी बॉडी को स्कैन करने के लिए, कोई डिजीज तो नहीं है या कोई ऑर्गन वॉर्गन डैमेज तो नहीं है, ठीक है। तो एक को आयोडीन का हम यूज करते हैं आइसोटोप, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। सोडियम प्लस हैज कंप्लीटली फिल्ड के एंड एल शेल, ध्यान रखना यहाँ पे सोडियम प्लस लिखा है, Na नहीं लिखा है, Na प्लस लिखा है। अगर आपको पता होगा एक न्यूट्रल एटम, अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, इस पे चार्ज लग गया, अब ध्यान से समझो मेरी बात। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन न्यूट्रल एटम की करें तो कितनी हो जाएगी 2 8 1, मतलब ये कितने हैं, ये के शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एल के एल और ये एम शेल के। अभी क्या है, एम शेल आउटरमोस्ट शेल की तरह एक्ट कर रही है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है किसी भी एटम से तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है ना। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, सिर्फ 10, एक चला गया ना, तो 2 8। तो ये सबसे स्टेबल कन्फिगरेशन हो जाती है, 2 और 8 वाली कन्फिगरेशन सबसे स्टेबल होती है, ठीक है। के शेल भी फुलफिल्ड है, क्यों, क्योंकि के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने थे और वो जो कि इसके पास अब हैं। तो ये बोलते हैं कि Na plus has completely K filled K shell and L shell, explain ऐसा क्यों होता है। So Na plus has the completely filled K and L shell because electronic configuration ये है, since sodium has positive charge यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, जिसकी वजह से इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं
and with it it shows very stable configuration. Since 10 इलेक्ट्रॉन बचे तो 10 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक configuration यही होगी 2,8 और ये सबसे स्टेबल configuration होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक ये लास्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना, ये मैंने वीडियोस में नहीं कराया है। If the bromine atom is available in the form of say 2 isotopes, ब्रोमीन के भी 2 isotopes पाए जाते हैं, ब्रोमीन 3579 एंड 3581। आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट मास नंबर डिफर करता है ना, राइट। और परसेंटेज भी अलग अलग होते हैं। ब्रोमीन 3579 का परसेंटेज होता है, ये नेचर में जिस परसेंटेज में पाया जाता है वो होता है 49.7%, एंड ब्रोमीन 3581 का जो नेचर में जो परसेंटेज होता है वो होता है 50.3%। तो आपको बताना है एक ब्रोमीन एटम का कितना एवरेज एटॉमिक मास होगा, ठीक है। सो कैसे निकालते हैं, किन्हीं भी 2 आइसोटोप्स का यूज करके एक एवरेज मास कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन 3579, मतलब हमने क्या किया है, हमने इस वाले एटम को लिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, एटॉमिक मास लिखना है इनटू जितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है 49.7%, प्लस लगाना है, फिर दूसरे एटम का आपको एटॉमिक मास लिखना है इनटू जितने परसेंटेज में ये प्रेजेंट है, और आपको क्या करना है इसको, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गई आई थिंक, जस्ट अ सेकेंड, या सो ये गड़बड़ है, यहाँ पे इनटू में नहीं है, ये डिवाइड में होगा 100, ठीक है, ये 100 डिवाइड में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला स्टेप, ठीक है, राइट। सो हमने सबसे पहले एटॉमिक मास लिखना है। सो एटॉमिक मास क्या होता है, ये वाला, ये नंबर एटॉमिक मास होता है। अब सोचो किसी बच्चे को यही नहीं पता कि एटॉमिक मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका क्वेश्चन तो चला जाएगा, और क्वेश्चन कितना इजी है, ये एटॉमिक मास 79 हो गया, परसेंटेज कितने 49.7, प्लस इसमें एटॉमिक मास 81 और परसेंटेज 50 अपॉन 100 आपका 80, मतलब जो हमारा एक ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक मास होता है वो होता है 80 यूनिट्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट सून आई विल अपलोड, एंड विद दैट मैंने हाउ टू मेक फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये एक थ्योरी वीडियो है, प्लस मोल कंसेप्ट है वो अपलोड कर दिया है, ठीक है। आई होप मैंने ये थोड़ा वीडियो पहले से रिकॉर्ड कर लिया, सो आई होप तब तक ये अपलोड हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी चीज में डाउट हो रहा है, आपके एग्जाम्स आई नो आ रहे हैं, विशिंग यू वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छा स्कोर करना। कोई भी टॉपिक में डाउट आ रहा है जस्ट डू कमेंट, मैं वो टॉपिक है वो रिकॉर्ड कर दूंगी, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।